Good morning, students. Let us continue with our previous lecture that was on dyslipidemia. So here we are starting our lecture with the management of dyslipidemia. Let's start. So here we are starting with the fibrates. Fibrates, this group include benzafibrate, ciprofibrate, fenofibrate and gemfibrozil. So this benzafibrate is available by the name of Benzalib and so many names in the market and comes in the dose of 200 milligrams. Similarly, ciprofibrate by the name of Staxin and dose 100 milligram. Fenofibrate Raga by the name of Lofibra and the dose is 100 milligrams. Gemfibrozil by the name of Lopid and the dose is 600 milligrams. Now the question arises, dear students, what's the role of fibrates? What does fibrates do in our body? So fibrates, they reduce triglycerides and to a lesser extent LDLC levels, while on the other hand they increase HDLC. So fibrates take 2 to 5 days to have a measurable effect on LDLC. So fibrates have a very beneficial effect on fibrinolysis and clotting mechanism. Fibrates, this can be used as the first line of treatment in patients with severe hypertriglyceridemia. It means वो सभी पेशेंट्स जिनमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं वहाँ पे फाइब्रेट्स जो है वो हमारा पहला ड्रग ऑफ चॉइस है. रीज़न क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनको उनकी रिडक्शन में हेल्पफुल रहता है, स्पेशली LDLC लेवल्स जितने भी है, जबकि HDLC जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है उसके लेवल को ये बढ़ाता है. यानी एट अ टाइम हमें दो फ़ायदे देता है कि जो फैट हमारे हार्ट के लिए ख़राब है उसके डोज को, उसके जो लेवल जो है उसको कम करता है, और जो हमारे लिए अच्छा है कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए उसके लेवल को इंक्रीज़ करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फाइब्रेट्स किन्हें कहते हैं, कौन कौन से फाइब्रेट्स मार्केट में अवेलेबल है, और अब हम देखते हैं कि इनके क्या सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स क्या हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में. मोस्टली जो पेशेंट्स में हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो है नोज़िया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मसल पेन्स एंड अनयूजुअल वीकनेस. So next group is bile acid binding agents. So like we have cholestyramine, colestipol, colesevelam. Cholestyramine is available in the market by the name of Prevalate Questrin, or we can say the brand name of this drug is Prevalate Questrin, and the strength is of 4 grams OD or BD. Similarly, colestipol by the name of Colestid or so many other names, and the dose is 2 grams. Colesevelam by the name of Velchol, and the dose is 1875 milligram. Orally BD or 3750 milligrams, 6 tablets. We can say 3 into 2 because 3 tablets are of 1875 milligrams. Obviously, if we double it, it will be around 3750. So OD with meals. Basically, cholestyramine and colestipol both are considered as first line agents, where colesevelam जो है सबसे recent bile acid binding agent है. इसके पीछे की फार्माकोलॉजी क्या है? बेसिकली हेपेटिक एंजाइम 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है. सो जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बाइल एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे जो एंजाइम है दैट्स हेपेटिक एंजाइम 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. अगर हम इस एंजाइम जो है इसी को इनहाबिट करेंगे तो ऑब्वियसली जो कोलेस्ट्रॉल का बाइल एसिड में बहुत ज़्यादा कन्वर्शन हो रहा है तो हम उसे किसी हद तक रोकने में सफल होंगे. सो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, ये इंक्रीज़ करेगा LDL रिसेप्टर एक्टिविटी को लीवर में, और इस तरीके से LDLC जो है उसको ब्लड से रिमूव कर देगा.
नेक्स्ट ग्रुप है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ एजेटिमाब। ये क्या करता है, LDL-C को रिड्यूस करता है बाय 15 to 20% और HDL के लेवल्स को बढ़ाता है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में से ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन जब भी हमने कोई भी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जो है इसको प्रिस्क्राइब करना है किसी भी पेशेंट को, तो हमेशा हम किसी भी स्टैटिन या किसी भी फाइब्रेट या निकोटानिक एसिड के साथ देते हैं ताकि ये LDL-C लेवल्स को काफ़ी इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सके। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर इज़ एजिटिमाइब, जो कि मार्केट में जीटिया एंड सो मेनी नेम्स से अवेलेबल है, और डोज इसकी 100 mg TDS या 500 mg OD एट बेड टाइम। डिपेंड करता है एज पर द लिपिड प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट ग्रुप है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ एजेटिमाब। ये क्या करता है, LDL-C को रिड्यूस करता है बाय 15 to 20% और HDL के लेवल्स को बढ़ाता है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में से ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन जब भी हमने कोई भी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जो है इसको प्रिस्क्राइब करना है किसी भी पेशेंट को, तो हमेशा हम किसी भी स्टैटिन या किसी भी फाइब्रेट या निकोटानिक एसिड के साथ देते हैं ताकि ये LDL-C लेवल्स को काफ़ी इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सके। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर इज़ एजिटिमाइब, जो कि मार्केट में जीटिया एंड सो मेनी नेम्स से अवेलेबल है, और डोज इसकी 100 mg TDS या 500 mg OD एट बेड टाइम। डिपेंड करता है एज पर द लिपिड प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज निकोटानिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। निकोटानिक एसिड क्या करता है, LDL-C को भी कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करेगा, VLDL-CL को भी कम करेगा, एपोलिपोप्रोटीन B को भी कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स एंड LPA एंड इंक्रीज HDL-C। सो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट जो है निकोटानिक एसिड का है कि फ्लशिंग होगी, विच इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इवन इन द हेड एंड नेक। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स फ़िश ऑयल की बात है, तो फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है, इसलिए कि क्या करता है HDL के लेवल्स को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, नो डाउट। तो इसलिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमें CHD मोर्टालिटी से बचाने में हेल्पफुल रहता है, स्पेशली जो एकदम से सडन डेथ्स होती है CHD करके। So कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे फॉर द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ डिस्लिपिडेमिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द आयुर्वेदिक टॉपिक। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।